क्या उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं करने को तैयार, डायरेक्ट में बात करने को तैयार हूँ। डायरेक्ट बात करने वो अभी जेएनयू जा रहे हैं, मैं जेएनयू से लौट के आया हूँ, पढ़ के आया हूँ। हाँ। अभी वो जेएनयू अपने ब्रांडिंग के लिए जा रहे हैं और मैं वहाँ से शिक्षा हासिल करके आया हूँ कि वो सिस्टम के अंग बनने के लायक नहीं है। तो हजारीबाग में चुनावी हलचल बढ़ गई है। लोकसभा खत्म होते ही विधानसभा में नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं। यही कर रहा था, उसी समय से राष्ट्रीय कार्यालय में भी काम करने का मौका मिला। आप इसके जोग्राफिकल कंडीशन में देखेंगे तो हजारीबाग कहीं से भी आपको कलकत्ता जाना होगा, दिल्ली जाना होगा। बाहर क्यों जाते हैं? आप भी बाहर गए पढ़ने के लिए, तो क्या कारण है और उनको रोकने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? विस्थापन की समस्याएं आएंगी, लेकिन उसको आप कैसे पुनर्वास करेंगे, उसके लिए बसावट के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं पर है, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। कोई भी आया तो पढ़ेगा कहाँ। लेकिन यहाँ कोई एक वैसा वेंडर मार्केट नहीं है कि यहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। वो जो 5 रुपये का टमाटर है वो यहाँ पर आके 3 रुपये में बेचने में बेबस हो जाते हैं। उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे? मैं खुद का अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। कोई भी विधायक आया, कोई भी सांसद आया, इसके लिए कोई व्यवस्थित प्लान लेके नहीं आया। आपको कि 2014 से 19 तक जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ रही माननीय रघुवर जी के नेतृत्व में, तो रोडों का तो यहाँ पर जाल सा बिछा हुआ है। एक विधायक का क्या काम होता है? अपने शहर को, एक विधानसभा क्षेत्र होता है, क्या मेजर काम होता है जिससे लगे कि हाँ 5 साल में कुछ विकास हुआ है? क्या में हम लोग देखते हैं कि वाटर एटीएम जो एक बार लगा था, वाह, क्या हम लोग ये समझते थे कि जेएनयू में जो पढ़ते हैं वो लोग बहुत तर्क से बात करते हैं और किसी भी चीज़ को क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव। केजरीवाल की सरकार आई तो मोहल्ले क्लिनिक बनाए, सरकारी स्कूल में उन्होंने बहुत ध्यान दिया। पत्ता उसकी ऐसी कर दीजिए कि लोग वहाँ जाने को। आप कहाँ से पढ़े हैं, सरकारी में भी प्राइवेट में? मैं भी सरकारी स्कूल का छात्र। सरकारी स्कूल। आप मतलब कैसे इतना पढ़ लिए? सब मतलब ये ऐसे तो जैसे अभी जयराम महतो की पार्टी आई तो उन्होंने एमएलए का क्राइटेरिया निकाला, 10 पॉइंट उन्होंने दिया, जिसमें पहला पॉइंट था स्नातक। एक पढ़ा लिखा होता है, एक गढ़ा लिखा होता है। आज यही जयराम को अगर शिक्षा नहीं मिली होती तो क्या नेता बनने के हकदार नहीं था। वही सम्राट अशोक से लेके अकबर से लेके जितने लोग थे। तो अब हजारीबाग वासियों को क्या देने वाले हैं? जाते जाते ये बताइए कि हजारीबाग वासियों को क्या मिलेगा? बस हजारीबाग वासियों को बन गए तो। लेकिन क्या भाजपा टिकट देगी? रेस में बहुत लोग हैं हजारीबाग में, 8-10 लोग हम लोग देख रहे हैं कि रेस में है। हो गया जेबी केसेस बोलेगी आपको टिकट देने के लिए तो आप क्या जाएंगे? जेबी केसेस भी ऑफर करेगी तो नहीं जाएंगे। जेबी केसेस क्या है? जेबी केसेस ढूंढ रही पढ़ा लिखा उम्मीदवार। पढ़ा लिखा उसके ढूंढने से क्या होता है? को मरते हुए गुजरात में इतने बड़े आंदोलन हुए, जाटों का आंदोलन हुआ, सारा आंदोलन हुआ। आप तो अभी 5% 7% की आबादी को केवल बरगला रहे हैं। सिर्फ उनकी भाषा की संयमता को देख लेंगे तो लगेगा। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में चुनावी हलचल बढ़ गई है। लोकसभा खत्म होते ही विधानसभा में नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं। भाजपा की अगर बात करें तो यहाँ से विधानसभा का सीट खाली हो गया है। पहले मनीष जायसवाल जो विधायक थे वो सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद यहाँ विधायक का सीट खाली हो गया, तो नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं। उसी में एक हैं डॉक्टर अमित सिन्हा। अमित सिन्हा जी, आपका पोस्टर पूरे हजारीबाग में देखा जा रहा है, तो क्या आप भी विधानसभा में प्रत्याशी बनने के लिए आए हैं? आप हैं कौन आखिर? जी, जाहिर सी बात है कि यहाँ हजारीबाग की सीट खाली हुई है और संगठन का अनुभव मुझे काफ़ी सालों से रहा है। जब मैं जेएनयू के दिनों में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय से राष्ट्रीय कार्यालय में भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैंने यहाँ प्रदेश कार्यालय में 2014 से ही लगातार संगठन की सेवा में कार्यरत हूँ और बिल्कुल कहा जाए ज़मीनी स्तर पे मैंने काम किया है। चुनाव प्रबंधन का काम हो या ये कहें कि ये जैसे भाजपा में एक संगठन महामंत्री जी का पोस्ट होता है, उनके सहयोगी के तौर पे मैंने पूरे 81 विधानसभा के यात्राएं की हैं, बूथ लेवल तक जाकर चीज़ों को समझा है। और ऊपर जहाँ तक सवाल है कि ज़मीन से लेकर मैंने ऊपर राष्ट्रीय कार्यालय तक कहीं ना कहीं किसी दायित्व का निर्वहन किया हूँ। और चूँकि ये मेरी जन्मभूमि रही है तो अब कर्मभूमि के नाते इसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से अपना एक योगदान कर पाऊँ कुछ भी। बिल्कुल। तो अमित सिन्हा जी, हम देख रहे हैं कि हजारीबाग क्या पूरे झारखंड में एक लहर चल रही है जेबी केसेस की। युवा जो हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं और आप भी एक युवा है, तो क्या ये प्रभाव जेबी केसेस को देख के है या फिर पहले से मन में चल रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ा जाए? तैयारी जो 10 साल से आपकी चल रही थी। जाहिर सी बात है, छात्र जीवन से ही मैं चुनाव के प्रति संवेदनशील रहा हूँ। अपनी जनता के प्रति, समाज के प्रति जो एक संवेदना होती है उससे अवगत रहा हूँ। तो अब जैसे मौका आया झारखंड में, चूँकि मैं संगठन से जुड़ा था, तो अब इस बार लोकसभा के चुनाव को देखकर लगा जेबी केसेस
जयराम जी की एक पार्टी है, नई नवेली पार्टी, युवाओं की पार्टी की बात करती है, तो वो भी अपना दमखम से लड़ने को तैयार है। तो मैं चाहता हूँ कि भाजपा में भी युवाओं की भागीदारी हो। और जिस तरह से JVKS मैं कहना चाहता हूँ कि एक उन्माद और अति उत्सुकता और अति महत्वाकांक्षा के तौर पे वो लड़ रही है। ऐसा ना हो कि उसका दिशा और दशा झारखंड के हित को ना हो के अहित ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो पार्टी की संरचना की गई है और जिस तरह से एक जाति विशेष को लेकर यहाँ पर झारखंड में किया जा रहा है, तो हो सकता है आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में हो सकता है वो जाति आधार पर इतनी मजबूत हो जाए कि अलग राज्य की मांग भी कर बैठे। तो कहीं ना कहीं उसे चेक बैलेंस करने की ज़रूरत है, और युवाओं की भागीदारी होगी तो सब चीज़ निखर के आएगा सामने। जब रघुवर सरकार थी 2014 से 19 में, और आप भी थे उस टाइम में, 81 विधानसभा भी घूमे थे, तो हज़ारीबाग ही क्यों आप चुन रहे हैं, और हज़ारीबाग ही क्यों केंद्र बिंदु बन रहा है आपके लिए? जैसा कि हज़ारीबाग बताऊं कि हज़ारीबाग आप इसके जोग्राफिकल कंडीशन में देखेंगे तो हज़ारीबाग कहीं से भी आपको कलकत्ता जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, पटना जाना होगा, या फिर आपको उड़ीसा के रास्ते जाना होगा, कहीं भी जाएंगे तो हज़ारीबाग पॉइंट है। ये एक ऐसा चौराहा होगा जिस पे विकास की अनेक संभावनाएं हैं। आपको किधर भी अगर दिल्ली से आपको काम करना पड़े, कलकत्ता से करना पड़े, उड़ीसा राउरकेला जैसे स्टील प्लांट है, कहीं भी जाएंगे तो अगर इसे एक मतलब इंडस्ट्रियल हब की तरह या किसी भी एजुकेशनल हब की तरह आप विकसित करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ का आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है, और जो समस्याएं हैं यहाँ खुल के मतलब उसका समाधान हो पाएगा। एजुकेशनल हब की आप बात कर रहे हैं, हज़ारीबाग में हम लोग देखते हैं कि बरही, बरकट्ठा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हर जगह से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यहाँ का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जो बहुत प्रतिष्ठित है। आप JNU से पढ़ के आए हैं, शिक्षा में क्या कमी है? लोग यहाँ से 10th के बाद बाहर क्यों जाते हैं? आप भी बाहर गए पढ़ने के लिए, तो क्या कारण है और उनको रोकने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, BBU यहाँ की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं JNU में पढ़ा, यहाँ पर आकर देख रहा हूँ यहाँ पर 10th के बाद कहीं भी अच्छे से इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस पर लड़के मेहनती ज़रूर हैं, गांव के सुदूरवर्ती इलाकों से आ रहे हैं, यहाँ पर अपना एक नया उद्देश्य लेके आ रहे हैं कि जीवन में मुझे क्या पाना है, क्या करना है। लेकिन वो आने के बाद फिर 10th के बाद जैसे यहाँ मास कॉम की कोई व्यवस्था नहीं है, स्टडी में आप देखें टेक्निकल यूनिवर्सिटी टाइप का यहाँ कुछ नहीं है, मेडिकल का अभाव है, तो किसी तरह का भी मतलब आप नया कुछ करना चाह रहे हैं तो उस टाइप की यहाँ पर यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थाओं की कमी है। तो अगर ये शिक्षण संस्थाओं को यहाँ पर लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हज़ारीबाग एक नया नाम, नया मुकाम हासिल कर सके। बिल्कुल, पढ़ाई के बाद देखिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हज़ारीबाग में बड़का गांव में देखते हैं कि NTPC है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों को रोज़गार दे रही है, लेकिन यहाँ के युवा जो हैं वंचित हैं उससे। आप विस्थापन नीति आपके पास कोई है ऐसा, या फिर भाजपा के पास कोई ऐसा नीति है कि विस्थापित लोगों को कैसे सुनिश्चित करें कि वो लोग रोज़गार भी मिले और उनका जो हज़ारीबाग आ रहे हैं या फिर हज़ारीबाग जो है अब एक्सपैंड कर रहा है, बड़का गांव के आसपास के लोग यहीं पे आ रहे हैं, तो कैसे उनको सुनिश्चित करेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल जो है वैसे ही रहे और बेहतर हो? देखिए, विकास और पुनर्वास ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। आप अगर विकास करना चाहते हैं तो माइनिंग का काम होगा, यहाँ पर विस्थापन की समस्याएं आएंगी, लेकिन उसको आप कैसे पुनर्वास करेंगे, उसके लिए बसावट के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अब जैसे बड़का गांव बगल में एक माइनिंग का एरिया आया है, NTPC की यहाँ प्लांट चल रही है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोग आएंगे, वहाँ काम करेंगे, तो एक शहरीकरण की समस्या पैदा होगी, जिससे आप शहरीकरण आएंगे तो बहुत सारे उससे आउटपुट जो आएगा, मतलब जितनी कमियां होंगी वो निकल के आएंगी। तो आपको उसके लिए एक रोड मैप पे काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हज़ारीबाग में जैसे हज़ारीबाग का शहर कहा जाता था, तो इसके चारों ओर सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे खाली जगह पड़े हैं, उसको व्यवस्थित करके कॉलोनी को रूप में डेवलप करके पूरा नगरीकरण का अच्छा सा प्रयास, जिसमें ड्रेनेज की सुविधा हो, नाली का ये हो, पार्क हो, बच्चों के खेलने की सुविधा हो, तमाम तरह की चीज़ों को एक रोड मैप के तहत शहर से थोड़ी दूरी पे 3-4 किलोमीटर के दूर पे वेंडर मार्केट हो। यहाँ पर जैसे देखते हैं स्टडी हब के रूप में मटवारी और कोर्रा हो जाता है, बच्चे वहीं पर हैं, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। कोई भी आया तो पढ़ेगा कहाँ? 6x6 के लाइब्रेरीज तो हैं, खुल रही है, लेकिन सरकारी लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट लाइब्रेरी तो होती है क्या कि वो जीविकोपार्जन का उपाय होता है निजीकरण का, तो निजीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देगा भी। जितना सरकारी चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, जो अगर मैं चुनाव में आ रहा हूँ तो मैं तो निजीकरण के अलावा भी
देखूंगा कि सरकारी चीज़ें क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थित हो सकती हैं। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो जाए जो ग्रामीण से शहरी को जोड़ पाए। जैसे यहाँ पर आबादी है कटकम सांडी वाला एरिया देखेंगे, दारू रोला की तरफ देखेंगे, सब्जी का पूरा ये बाजार है। सुबह 7 बजे से ही सब्जी वालों के जो अपने खेतीहर मजदूर भाई है आके सब्जी का लेकिन यहाँ कोई एक वैसा वेंडर मार्केट नहीं है कि यहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। वो जो 5 रुपये का टमाटर है वो यहाँ पर आके 3 रुपये में बेचने में बेबस हो जाते हैं। उसी चीज़ को ब्रांडिंग कर दिया जाए तो कलकत्ता और उड़ीसा और पटना के मार्केट में वो 40 रुपये तक बिकेगा। तो ज़रूरत है एक सोच की, एक पहल की, उस पर हम लोग काम करेंगे अच्छे से। एक चीज़ हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है उसकी कमी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो है लेकिन एक साथ बल्क में जो है लेबर्स हैं यहाँ पे बहुत बेरोज़गार हो जाते हैं। लेबर जो है अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो क्या ऐसे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे खुलने नहीं चाहिए या फिर अगर खुलने चाहिए तो इसमें आपका एज एन एमएलए अगर आप जा रहे हैं चुनाव में तो आपका कैसे योगदान रहेगा? क्या पहले कोई एक्सपीरियंस है आपका कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगे और जो डेली वेज लेबर हैं, जो कभी कभी दिहाड़ी मजदूर है जो लौट जाते हैं, उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे? मैं खुद का अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। कोरोना काल के बाद जब मैंने पर्सनल लेवल पे ये सोचा तो मैंने देखा कि सारे लोग कोरोना काल में लोग कहाँ भाग रहे थे, तो राशन दुकानों की ओर भाग रहे थे। कोई टीवी लेने गया नहीं, फ्रिज लेने नहीं गया, लेकिन अपने जीविका के साधन के लिए कि हाँ हम 1 महीने बच जाएं, 2 महीने। उसी अंतर्गत मैंने सोचा कि अब जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है तो खेतीहर ज़मीन कम होती जा रही है, खेती भूमिहीन होते जा रहे हैं लोग। शहर के लोग मतलब गाँव के लोग भी शहर में आ गए हैं तो खेती लोग करने रहे। तो उसी आधार पे मैंने पूरे झारखंड में एक कृषि के आधारित पे एक ड्रिप सिंचाई योजना की शुरुआत मैंने झारखंड में पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने झारखंड में ड्रिप इरिगेशन में। उससे क्या है कि मतलब कम पानी में ही लोग कम ज़मीन पे ही अच्छे पैदावार कर सक रहे हैं। तो उस टाइप की चीज़ें हैं खेती में। सिंचाई को लेकर झारखंड में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उसको हजारीबाग में अगर देखें नगर निगम क्षेत्र में अभी बरसात भी चल रहा है और तो बरसात में देखते हैं कि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है। शहरी क्षेत्र में जब भी बरसात होता है कहीं ना कहीं सड़कों पे आप पानी जमा हुआ देखते हैं। ये हम लोग 10 साल से क्या 20 साल से भी देख रहे हैं। कोई भी विधायक आया, कोई भी सांसद आया, इसके लिए कोई व्यवस्थित प्लान लेके नहीं आया। आपके पास ऐसा कोई मास्टर प्लान है जिससे ये समस्या जो है हजारीबाग की ठीक हो सकती है? देखिए, मैं भारत के बहुत शहरों में घूमा हूँ, पढ़ाई के दौरान चाहे रिसर्च के दौरान मैं गया हूँ। तो एक शहरीकरण की बेसिक नीड होती है कि आपको क्या चाहिए, एक आदमी को क्या चाहिए। उसके लिए शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, घर होगा, घर के सामने पार्क हो, बच्चे खेले, उनकी माताएं बहनें जो हैं वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। वो रोड मैप एक मास्टर प्लान बना के काम करना होगा। और चूँकि पुराना शहर है तो इसे फिर से उलट पलट करने में थोड़ी दिक्कतें तो आएगी, लेकिन उसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा नगर निगम और साथ में मिलकर सारे अधिकारियों। और चूँकि मैं जेएनयू के पहले IAS की तैयारी भी करता था तो बहुत सारे हमारे अधिकारी मित्रगण हैं यहाँ पर, तो उसका भी लाभ बेशक मुझे मिलेगा। एक चीज़ और देखते हैं कि अभी जो लड़के लोग हैं वो खेल की तरफ कम जा रहे हैं जी, नशाखोरी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। कारण ये है, हम लोगों ने जो एनालिस किया है कि खेलने का जगह नहीं है लोगों को मोहल्ला में। तो वो करे क्या? शाम के टाइम में जो हम लोग खेलते थे 2 घंटे, वो कहाँ जा रहे हैं? वो कैसे उसको करेंगे? एक विधायक सांसद होने के नाते उनका ये काम होना चाहिए कि उनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। वो हजारीबाग में कहीं नहीं है। कहीं नहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जाए। आप एक बात करेंगे झारखंड में, झारखंड एक स्पोर्ट्स में यहाँ के लोगों की बहुत रुचि है। आप हॉकी देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, फुटबॉल देख लीजिए। आप अगर यहाँ पर सही से एक नीति बन जाए स्पोर्ट्स के प्रति तो एक यूनिवर्सिटी की स्थापना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं है अभी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स के लिए ही हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड हजारीबाग से 11 के 11 प्लेयर नेशनल लेवल के यहाँ से निकलेंगे अगर ऐसी व्यवस्था हो। कैसे कीजिएगा उसको आप? वो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का होगा। हम लोग पहल करेंगे, यहाँ के आम जनमानस से मिलकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ जाने की होगी सरकार से लेकर नीचे स्तर तक हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। अगर ओवरऑल बात करें, मतलब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 16 ब्लॉक है और कनेक्टिविटी जो है वो ब्लॉक से रोड का तो नेटवर्क अच्छा है, लेकिन उस रोड में जाने के लिए, गांव में जाने के लिए जो है, 4 लेन 5 लेन की जो है
रूरल और अर्बन कनेक्ट एक होता है। बड़े बड़े शहर को हम लोग देखते हैं कैसे जो है जी, गाँव सरकारी को ट्रांसपोर्ट की हाँ, सुविधा होगी। वो देखिए रात का जो लाइफ है, नाइट लाइफ जो है वहाँ भी अच्छा होता है गांव में कहीं कहीं पे। लेकिन यहाँ पे हजारीबाग में 5 बजे के बाद देखते हैं गांव में कोई जाना नहीं चाहता या गांव से कोई आना नहीं चाहता जी, मैं बताऊं आपको कि 2014 से 19 तक जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ रही माननीय रघुवर जी के नेतृत्व में, तो रोडों का तो यहाँ पर जाल सा बिछा हुआ है। बस ज़रूरत है उसको सरकारी ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ने की, कि गांव के लोग 5 बजे के बाद जो स्थिर हो जाते, दिन भर तो उनके अपने निजी कारणों से काम में व्यस्त रह गए, अपना जो जीविकोपार्जन का काम हुआ, लेकिन शाम में अगर ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ से सरकारी ट्रांसपोर्ट से लोग जो शहर में काम करने आ रहे हैं उनको ले जाकर अपने घर तक छोड़ा जाए, जो उनका टाइम बर्बाद हो, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक, रात्रि पाठशाला, इस टाइप के जन जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जाए। जब तक आदमी सशक्त अपने आप में नहीं होगा तब तक कितना भी सरकारी प्रयास हो जाए, कितना भी बेहतर ऊपर से योजनाएं चल जाए, जन कल्याणकारी योजना, वो फलीभूत नहीं होगा। लेकिन जनमानस को जगना होगा, उसके लिए आवाज़ उठानी होगी, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। अगर रोल ऑफ एमएलए की बात करें कि एक विधायक का क्या काम होता है, अपने शहर को एक विधानसभा क्षेत्र होता है, क्या मेजर काम होता है जिससे लगे कि हाँ 5 साल में कुछ विकास हुआ है? क्या धरातल पे रोड नाली बनाना उनका काम होता है, या फिर कुछ ऐसी नीति बनाना उनका काम होता है जो पूरे समाज को फ़ायदा हो? सब तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अभी वर्तमान हमारे विधायक जी थे मनीष जायसवाल ने, जिन्हें अच्छी विकास के कार्य किए हैं, अब उसी को आगे ले जाकर और भी कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा, उनका सहयोग लिया जाएगा। अब वो भी सांसद हो चुके हैं, तो जो काम यहाँ से नहीं होने लायक होगा वो उनके माध्यम से बोल के, लेकिन सबको एक जवाबदेही तय करनी होगी, एक नीति बनाना होगा जिसके आधार पर स्वच्छ और सक्षम हजारीबाग बनने की बात हो। टेक्नोलॉजिकल देखिए बहुत साउंड होते जा रहा है, पूरा इंडिया साउंड होते जा रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि शहर और गांव का कनेक्ट अभी भी दूर है। फ़ोन तो है लोगों के पास, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, वो उनको पता नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं गांव वाले लोग साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कैसे, एक विधायक के नाते आप कैसे सारे समाज को सुनिश्चित कराइएगा कि आप टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कैसे उसको बेस्ट यूज़ जो हो, जो समाज वही हो सकता है कि समाज के जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं होंगी, सरकारी यहाँ के जो प्रशासनिक अपनी पहल होगी, उसके माध्यम से हमारे द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाए, नुक्कड़ नाटक हो, तो उसके माध्यम से मतलब ये तो पूरी आपकी दिशा कैसी होनी चाहिए वो समाज के लोगों को इकट्ठे करके ही उस पर एक नीतिगत ब्यौरा दिया जाएगा, उस पर काम करने की ज़रूरत होगी। नगर निगम में भी आप कुछ दिन रहे हैं, तो नगर निगम में हम लोग देखते हैं कि वाटर एटीएम जो एक बार लगा था, यहाँ पे लगा, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद शौचालय जो है कहीं कहीं पे है, बहुत जगह पे नहीं है, लेकिन लोग जो बाहर आते हैं, पार्क में आते हैं, घूमने आते हैं, पानी की जो व्यवस्था है, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की ज़रूरत होती है, ये सब बेसिक जो नीड्स है, इन सब नीड्स को कैसे प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे करेंगे इसको? अभी तक ये व्यवस्थित नहीं हुआ है। 10 साल बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे बस स्टॉप पे, हर एक बस स्टॉप को एक तो ऊपर से ढका होना चाहिए, सब वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, और सिर्फ बनना ही नहीं। देखिए झारखंड में या हर एक जगह मैंने ये पाया है कि नीतिगत पहल हो जाती है, प्रशासनिक पहल हो गया कि बन गया वो चीज़ें, लेकिन उसको सुचारू रूप से चले कैसे, उसका रख रखाव के लिए क्या हो। बनने का तो बन जाता है, सरकारी योजनाएं आती हैं कि हाँ यहाँ पर शौचालय बन गया, यहाँ पर प्याव बन गया, लेकिन उसका मंथली टू मंथली उसके लिए एक आदमी रिक्रूट हो, उसको बाकायदा उसको सैलरी मिले, जो जिसकी जवाबदेही जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी लोकतंत्र में, तब तक लोकतंत्र अपने रूप को नहीं धारण कर पाएगा। एक और हम लोग देखते हैं कि सरकार ने निकाला था दाल भात योजना, जो अभी भी कहीं न कहीं चलता है, लेकिन वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है। इससे कैसे जोड़ेंगे आप? क्या ये इसको रोजगार देखते हैं बहुत लोग कि महिलाएं खाना बनाएं और जोड़ें, मतलब लोग? जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होगी तो जैसे दाल भात योजना थी, इसको मुख्य धारा में लाके अभी थोड़ा साइड होता जा रहा है, ये दीदी कैफ़े है, उससे जोड़ के देखिए ये समाज सुधारने का समाधान भी हो सकता है, उससे जीविकोपार्जन भी हो सकता है, और उससे एक अच्छा वातावरण भी तैयार होगा कि लोग देख कर सीखे कि क्या हो रहा है। अगर घर की महिलाएं, बच्चे सब वहाँ वो देखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इस टाइप को जीविका और रोजगार इस सब से देख के, सारे पहलुओं को देखते हुए इनको करने की ज़रूरत है। और पूर्व में हम लोग देखते आए हैं कि जेएनयू से आप पढ़े हैं, तो वहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर भी है निर्मला सीतारमण जो है, और भी बहुत लोग निकले हैं वहाँ से। तो
इसका क्या प्रभाव है? क्या हम लोग ये समझते थे कि जेएनयू में जो पढ़ते हैं वो लोग बहुत तर्क से बात करते हैं और किसी भी चीज़ को क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो अच्छे से लेते हैं। बस हज़ारीबाग में इस चीज़ की कमी है। एक डिबेट जो है पब्लिक और नेता के बीच में बहुत कम होता है। हम लोग देखते हैं वन साइडेड चल रहा है। होना चाहिए, मासिक रूप में यहाँ पर होना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक हो जाए कि सभी दलों को जो सदन में हल्ला करते हैं उससे अच्छा अपने 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 क्षेत्र में आकर बैठे, जन की समस्याएं क्या हैं सुने, तुरंत में समाधान उसका करे। आप देखेंगे फैज जी की यहाँ पर है कि कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि सदन में रोजगार के लिए बहस हो रही है। विस्थापन इतने बड़ा समस्या है, विस्थापन के लिए कभी एक दिन का वक्त दिया हो गया हो कि विस्थापन पे लोग बात करें। यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है, बच्चे चाइल्ड लेबर है, उसके लिए कभी नहीं देखेंगे कि एक दिन का वक्त दिया जाए कि वहाँ पर सारे विधायक दल के नेता, जितने विधायक माननीय विधायक हैं, वो तर्क करे, एक मतलब रूपरेखा तय हो कि इस पर कैसे निपटा जाए। इससे किसी भी एक विधायक और किसी भी का ये मतलब एक लौते से ये काम होना संभव नहीं है। ये सामाजिक बुराई है, इस पे लोगों को मिलकर और सदन के माध्यम से ही इस पे बहस हो और एक नीतिगत पहल हो, तभी जाकर एक कंक्रीट बिल्कुल समाधान निकल पाए। जैसे आप दिल्ली में भी रहे हैं और दिल्ली में भी आप देखें कि जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो मोहल्ले क्लिनिक बनाए और सरकारी स्कूल में उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो क्या कारण था? क्या पढ़ी लिखी सरकार थी इसलिए वो ऐसा कर पाए? और देखिए, बात होती है इच्छा शक्ति की। नो डाउट यहाँ पर भी स्कूल है, मॉडल स्कूल, एकलव्य स्कूल यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भी मॉडल स्कूल और एकलव्य जो स्कूल है जो आदिवासी बच्चों के लिए किया जा रहा है। गांव-गांव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सारे इक्विपमेंट से लैस हैं, टेक्निकली। लेकिन इसमें तो हम लोग देखते हैं विधायक सांसद उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नहीं ले सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लेते? जी, अब देखिए यही है परसेप्शन चेंज होने का कि आप भेजेंगे अपने बच्चों को वहाँ और यहाँ करेंगे। आप गुणवत्ता उसकी ऐसी कर दीजिए कि लोग वहाँ जाने को। आप कहाँ से पढ़े हैं, सरकारी में भी प्राइवेट में? मैं भी सरकारी स्कूल का छात्र। सरकारी स्कूल के छात्र हैं शुरू से आज तक मैं सरकारी, जेएनयू भी सरकारी, सारा आज तक सरकार के ही। तो आपकी शैक्षणिक क्या है, मतलब पीएचडी किए हुए, एमए किए हुए? पीएचडी किया हुआ मैं और राष्ट्रवाद पे हमारा पीएचडी है। आप मतलब कैसे इतना पढ़ लिए? सब मतलब ये ऐसे ऐसा नहीं है, हम लोग देखते हैं भाजपा में बहुत सारे पढ़े, बहुत सभी पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं। आप देखेंगे और दलों की तुलना में तो मैं कहूँगा ज़्यादा ही है। तो ऐसा है जी, एकदम बिल्कुल। आप यहाँ किसी का भी दिखा ले, आप यहाँ नोटिफिकेशन होगा सभी नेताओं का तो देखेंगे आपकी सब मैट्रिक इंटर होंगे तो कम से कम भाजपा वाले ग्रेजुएट तो है ही। तो जैसे अभी जयराम महतो की पार्टी आई तो उन्होंने एमएलए का क्राइटेरिया निकाला, 10 पॉइंट उन्होंने दिया, जिसमें पहला पॉइंट था स्नातक कि ग्रेजुएट होना मिनिमम है। ऐसा नहीं होता है, एक पढ़ा लिखा होता है, एक गढ़ा लिखा होता है। आज यही जयराम को अगर शिक्षा नहीं मिली होती तो क्या नेता बनने के हकदार नहीं था? वही मेरा सवाल है ना। नहीं, ये 10 पॉइंट निकाला ये गलत बात है। ये बाकी पार्टियां नहीं निकालती है, जैसे यूपीएससी एग्जाम में क्राइटेरिया होता है। आपने पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ तो मैं सम्राट अशोक से लेके अकबर से लेके जितने लोग थे वो अनपढ़ थे, इन्होंने कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं थी, लेकिन उनके शासनकाल को आप देखिए तो पढ़ा लिखा और एक गढ़ा लिखा होता है। आप गढ़ के निकले हैं, कुम्हार से निकले हैं आप, और उसको करने की शक्ति होने चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं आता है, साइन करना नहीं आता है, लेकिन चीज़ों को अगर हमारे में संवेदना है कि ये पेड़ कैसे बढ़ रहा है या वो बच्चा वहाँ पर क्यों नहीं स्कूल जा रहा है, वहाँ पर खेल क्यों रहा है, तो वो मानवीय संवेदना होती है। शिक्षा का इससे कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं। शिक्षा ठीक है, आप उसको परिमार्जित कर सकते हैं, आप उसको संशोधित कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक जो नीड होनी चाहिए वो ऐसा नहीं है कि नेता को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए या कुछ भी है वो। तो अब हजारीबाग वासियों को क्या देने वाले हैं? जाते जाते ये बताइए कि हजारीबाग वासियों को क्या मिलेगा? बस हजारीबाग वासियों को मेरे तरफ से एमएलए बन गए, मान लिए हम एमएलए नहीं, वो तो अब जनमानस का जो भी होगा और संगठन का जो दायित्व तो मिलेगा उसके हिसाब से तय होगा। लेकिन मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ सबके बीच, समाज के बीच, हजारीबाग की जनता की खुशी के लिए जो भी मुझे करना होगा वो मैं करने को तत्पर हूँ। लेकिन क्या भाजपा टिकट देगी? रेस में बहुत लोग हैं हजारीबाग में, 8-10 लोग हम लोग देख रहे हैं कि रेस में हैं। जी, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका जनाधार भी बड़ा है, लोग इच्छा भी रखते हैं और लड़ना भी चाहिए सबको अपनी अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक चीज़ बताइए, बड़ा बात बोल रहे हैं आप, भाजपा टिकट नहीं देगी तो संगठन छोड़ देंगे आप, क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
संगठन का मैं सच्चा सिपाही रहा हूँ। और चाहे हमेशा टिकट दे चाहे नहीं दे, मैं जो जिन्हें भी मिलेगा मैं उनके लिए यहाँ पर तन मन धन से लगूंगा। बहुत लोग हैं कि पार्टी ही चेंज करने नहीं, देते हैं वैसे टिकट के लिए, ऐसा हुआ क्या? जेबी किसी बोलेगी आपको टिकट देने के लिए तो आप क्या जाएंगे? चूंकि मैं बताऊं आपको, एक मेरे अपने बड़े चाचा बेरमो से उस समय जनसंघ काल से बिंदेश्वरी दुबे सीएम हुआ करते थे बिहार के, संयुक्त बिहार था ये, उस समय 69 से लड़ते थे, हाई स्कूल के मास्टर थे और उन्होंने नौकरी त्याग करके, मेरे अपने बड़े चाचा राम लखन प्रसाद जी उस समय से लड़ते थे। तो पार्टी छोड़ने का तो खैर कोई बात ही नहीं होता है। जेबी केसेस भी ऑफर करेगी तो नहीं जाएगी? जेबी केसेस क्या है? जेबी केसेस ढूंढ रही पढ़ा लिखा उम्मीदवार। पढ़ा लिखा उसके ढूंढने से क्या होता है? वो अगर भाजपा से बड़ी पार्टी बना सकते हैं तो बनाए, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन ढूंढने से सिर्फ थोड़े होता है। आप ज़मीन पे क्या कर दिए? आप आंदोलन के सिवा, हमने देखा है बड़े बड़े आंदोलनों को मरते हुए, गुजरात में इतने बड़े आंदोलन हुए, जाटों का आंदोलन हुआ, सारा आंदोलन हुआ। आप तो अभी 5% 7% की आबादी को केवल बरगला रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में आपके परिणाम आपके अनुकूल आए तो आपकी जाहिर सी इच्छा है कि आप बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन झारखंड को एक विजन के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा लिखा उसमें नज़र आना चाहिए। सिर्फ उनकी भाषा की संयमता को देख लेंगे तो लगेगा कि वो सिस्टम के अंग बनने के लायक नहीं है। तो पब्लिक तो ये देखती है, पब्लिक क्या चाहती है? देखिए पब्लिक, अगर जयराम महतो पार्टी अगर जेबी केसेस से आपका डिबेट कराया जाए, यहाँ के प्रत्याशी मैं तैयार हूँ। प्रत्याशी क्या, उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं डायरेक्ट में बात करने को तैयार हूँ। डायरेक्ट बात करने वो अभी जेएनयू जा रहे हैं, मैं जेएनयू से लौट के आया हूँ, पढ़ के आया हूँ। अभी जेएनयू अपने ब्रांडिंग के लिए जा रहे हैं और मैं वहाँ से शिक्षा हासिल करके आया हूँ। अच्छा, तो मतलब आप जयराम महतो आपके सामने और मैं जातीय आधार पे यहाँ पर राजनीति करने नहीं आया हूँ। जिस प्रकार की राजनीति वो तोड़ने की कर रहे हैं, आप बता दें, आप जातीय समीकरण के आधार पे बता दें कहाँ पर क्या कर रही है वो। भाजपा नहीं करती है? एकदम नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास के आधार पे चल रही है। आप बताइए, तो ऐसा क्यों नैरेटिव सेट किया जाता है? नैरेटिव तो सेट किया जा रहा है, जैसे संविधान का इसी बार नैरेटिव सेट किया गया कि 400 पार हो जाएगा ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करने वाले थे? कुछ नहीं, क्या चेंज? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना जिसके डीएनए में है वो वही संविधान लेके घूम रहे हैं। लेकिन भाजपा इसमें कुछ नहीं है उसका रोल। उनकी दादी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके देख चुकी है तो उन्हें वही डर सता रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, चेंज ना हो। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा सबके साथ लेकर चलने में भरोसा रखती है। और तो इस बार झारखंड में क्या है, मतलब सत्ता परिवर्तन होगा? हम लोग जेएमएम को देख रहे हैं, काफ़ी भारी बहुमत से पिछले बार जीत कर आई है और इस बार जेबी केसेस भी नहीं है, तो क्या जेबी केसेस किसको सेंध मारेगी? भाजपा आजसू का वोटर्स को या फिर जेएमएम के वोटर्स को? वो तो चुनाव का माहौल होगा, जिसका होगा वो समीकरणों के आधार पर। लोकसभा के हिसाब से अगर देखें तो क्या आप लोकसभा में देखिए, मेरा मानना है, एक सिंपल सा मैं विश्लेषण इसका करता हूँ। लोकसभा में लोग तैयार नहीं थे, जनता जान नहीं रही थी कि जयराम जी इतना वोट लेकर आएंगे। अब चूंकि जैसे जैसे कोई आदमी, जैसे आप देखेंगे कोई बड़ा आदमी बनता है तो उसके पीछे लोग लगते हैं कि अरे उसकी कमियां क्या थी, क्या खूबियां थी। खूबियों को छोड़ के लोग अब कमियों पे बात करेंगे। मेरा मानना है, ऐसा पर्सनल या व्यक्तिगत है, लोगों की बात का मैं नहीं अभी कह रहा हूँ। अब जैसे उन लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक रहा, उन लोग को भी अंदाजा नहीं था कि इतना इतना पा जाएंगे। तो अब चूंकि अब जैसे 55 सीटों पे, तो 55 सीटों पे लड़ेंगे। आपका संगठन नहीं है, आपका कुछ नहीं है, जो फंडिंग हो रही है आपकी कहाँ से हो रही है वो सबको पता है। आप 10-10 20-20 गाड़ियां जो लेके घूम रहे हैं गांव के, तो अभी आपको देखेंगे आपके जो रांची से लड़ रहे हैं उनके एक फोटो वायरल हो रही है कि रेडिसन में बैठ के खाना खा रहे हैं। पब्लिक कितना फंड कर रही है भाई साहब? 10 गाड़ी का आप डेली का खर्च जोड़ेंगे 2 लाख रुपया। एक प्रत्याशी पे 8 प्रत्याशियों को उन्होंने खड़ा किया है। हाँ, 16 लाख रुपया डेली के हिसाब से 3 महीने का आप जोड़ेंगे तो आंकड़ा उनके, तो ये जो चंदा नहीं दे और एक बात मैं फैज जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, वो जो जिस कंपनियों को डरा धमका के कर रहे हैं, झारखंड में माइंस है, माइनिंग होगी यहाँ, उसके लिए आपको नीति बनाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि यहाँ से सब लोग अपना डेरा डंडा उठा के उद्योगपति चले जाए, ऐसे ही यहाँ की थोड़ी सी छवि खराब रही है। कौन सी नीति की बात कर रहे हैं? नियोजन नीति की बात कर रहे हैं आप? की बात कर रहे हैं, नियोजन पे बात हो, स्थानीयता की बात हो, लेकिन ये ना हो कि भाजपा खतियान की बात तो करती नहीं है। क्यों नहीं करती है? कहाँ करती है? अभी हमारा 1985 दे दिया कट ऑफ उन्होंने। अभी अपना मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें आप देखेंगे 32 खतियान जो यहाँ के लिए आएगी, उसके लिए जो यहाँ की जनता को सर्वे का चल रहा है रिपोर्ट। आपने अभी पहले बहुत अच्छी बात कही, वो नीति वाली बात कि माइनिंग कंपनियां आएंगी
इसके लिए चूंकि आपको है नीति- हमारे पास, तो हमको है, उसको वो जरिया बनाना और उसके लिए एक नीति बनानी है कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले। कैसे? ये नहीं कि यहाँ के हाँ। उद्योगपति को खदेड़ के तो भगा कैसे? दिए, डरा दिए, आप क्या धमका। चाहते हैं, कितनी भागीदारी होनी चाहिए यहाँ के लोगों की? जब माइनिंग तो होगी, ये जान रहे हैं, माइनिंग निकालना, होगी, हाँ। सारे शहरीकरण बढ़ेंगे, लोग आएंगे यहाँ पर, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। तो आप ऐसे जो डरा के राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे डरा के तो फिर झारखंड की छवि खराब होगी। लोग यहाँ आएंगे नहीं, जाएंगे यहाँ के प्लांट, जैसे हमने साफ 1-2 प्लांट वाले हमारे मित्र हैं, उद्योगपति मित्र हैं, हाँ। लोग यहाँ एक तो ज़मीन का जो नेचर है उसके चलते यहाँ आना नहीं चाहते हैं। सरकारी कामकाज में इतनी लेंदी प्रोसेस है कि उसको फाइल सिस्टम है, लाल फीताशाही है कि लोग उससे बचना चाहते हैं। और कहीं जाइए सिंगल विंडो सिस्टम है। हमारी सरकार ने, रघुवर जी की सरकार ने उस समय मूवमेंटम झारखंड करके बहुत सारे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार 2019 में नहीं आई तो वो थोड़ी सी बाधित हुई है। लेकिन फिर से अभी हम लोग सरकार में आएंगे तो फिर से एक उद्योग नीति यहाँ पर लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सारे विकास की योजनाएं चलेंगी। बिल्कुल। तो देखिए, अभी पहला इंटरव्यू हम लोग का है यहाँ पे। भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं डॉक्टर अमित सिन्हा, और जेएनयू से पढ़ के आए हैं और काफ़ी दिनों से, लगभग 10 साल से आप कह सकते हैं कि भाजपा में, संगठन में काम कर रहे हैं। चुनाव प्रभार भी रहे हैं, बहुत सारे चुनाव प्रभार भी रहे ना, चुनाव प्रबंधन का मैंने पूरा है। अच्छा, चुनाव प्रबंधन मैं बताऊं कि मैं टिकट तो ले लेंगे जब चुनाव एक्सपीरियंस है तो। नहीं, वैसा ये नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी पार्टी है, सब आधार होते हैं, कुछ सर्वे होता है, उसमें नाम आएगा तो ठीक है, पार्टी विचार करेगी। तो ये सब तो देखेगा ना, आपका विचार कैसा है, क्या है, ये सब ठीक है, वो अब पार्टी को निर्णय लेना होगा जो होगा। लेकिन मैं तन मन से यहाँ सेवा करने के भाव से आया हूँ। जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं करूँगा और दमखम के साथ यहाँ हजारीबाग की जनता के साथ खड़ा रहूँगा। मतलब लग रहा है कि अमित सिन्हा जो है जयराम को टक्कर दे सकते हैं। आपसे हम सवाल करें, जनता से दे सकते हैं? जिस दिन अगर उनकी इच्छा होगी तो जरूर मैं करने को तैयार हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो भी झारखंड की भलाई के लिए कर रहे हैं, मैं भी झारखंड की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो अगर उनकी इच्छा होगी तो एक सार्थक निष्कर्ष पे पहुँचा जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने बात की आज भाजपा के जो प्रत्याशी हो सकते हैं अमित सिन्हा जो है हजारीबाग से, और काफ़ी लंबी है इनकी राजनीतिक करियर, और नीचे से उठ के आए हैं। और भाजपा का इतिहास रहा है कि जो लोग नीचे से उठ के आए हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है किस तरह से चतरा में टिकट दिया ऐसे कार्यकर्ता को जो शुरू से भाजपा से जुड़े हुए थे, उनको दिया। और भी कई जगह पे देखा है एग्जाम्पल। तो हजारीबाग में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं जो टिकट की मारामारी में दिल्ली जा रहे हैं, कभी रांची जा रहे हैं। अब देखना ये है कि हजारीबाग का टिकट किसको मिलता है। धीरे धीरे हर प्रत्याशी से हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अमित सिन्हा से, और इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि जैसे ही हजारीबाग हम लोग घुसते हैं तो इनके पोस्टर्स हजारीबाग में बहुत जगह लगे हुए हैं। मनीष जायसवाल मोदी जी के साथ, और अमित सिन्हा जी का पोस्टर जहाँ पे ये धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को सांसद बनने पर। तो हम लोगों को लगा कि क्या ये एमएलए प्रत्याशी बन सकते हैं, और आज इन्होंने कह ही दिया कि इनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की। अब देखना ये है कि भाजपा किसे टिकट देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।